तो कहानी की शुरुआत होती है जोंग नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट है। यानी कि उसका काम है घर खरीदने, बेचने और उन्हें किराए पर देने में लोगों की मदद करना। वैसे तो इसके काम के साथ साथ इस बंदे की लाइफ भी काफी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन इस बंदे के अंदर एक चुल है जो आगे जाकर उसे बहुत बुरा फंसाने वाली है। और इस चुल का नाम है दूसरों की जिंदगी में ताका झाकी करना। सच कहें तो जोंग एक अच्छा आदमी है और आसपास के लोग उसे पसंद भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर ना जाने ये अजीबोगरीब शौक कहां से आया कि उसको दूसरों की जिंदगी में ताका झाकी करना बहुत अच्छा लगता है। उसे कैसे भी करके ये जानना होता है कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, और इसके लिए वो कई बार अपनी लिमिट भी क्रॉस कर जाता है। बस से जाते समय वो चोरी छुपे अपने बगल बैठे हुए लोगों की चैट पढ़ा करता था। अब क्योंकि ये आदमी एक रियल एस्टेट एजेंट था, तो काफी सारे ऐसे लोगों की घरों की चाबियां भी इसके पास थी, जो या तो अपना घर बेचना चाह रहे थे या उसे किराए पे उठाना चाह रहे थे। लेकिन ये आदमी तो अपनी चुल्ल के हाथों मजबूर था, और इसीलिए ये चोरी छुपे उनके घरों में घुसकर वहां की जांच पड़ताल किया करता था। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि वो किसी के भी घर पर चोरी के इरादे से नहीं जाता था। वो तो वहां बस इसलिए जाता था ताकि जान सके कि दूसरों की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। और कई बार तो अगर उस घर में कुछ टूटा फूटा सामान हो तो ये उसे ठीक भी कर दिया करता था। फिर ऐसे ही एक दिन वो एक ऐसे कपल के घर में घुसता है जिसमें वाइफ को अपने हस्बैंड पर शक होने की वजह से काफी दिनों से इन दोनों का झगड़ा चल रहा था। तो जोंग के मन में ये इच्छा जागी कि चलो देखते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। अब क्योंकि ये कपल भी जोंग का क्लाइंट था, तो उसके पास इस घर की चाबियां तो पहले से ही थी। वो चुपके से उस घर में घुसकर वहां की छानबीन करने लगता है, और इसी दौरान उसके हाथ उसके हस्बैंड का छुपाया हुआ एक लेटर लग जाता है, जो अभी कुछ दिनों पहले उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दिया था। ये सब चीजें देखकर उसे बहुत मजा आता था, क्योंकि जोंग को ऐसा लगता था कि दूसरों की लाइफ के बारे में उसने कुछ ऐसा जान लिया जो सिर्फ और सिर्फ उसी को ही पता है। इसके बाद वो उस लव लेटर को भी अपने साथ ले जाता है, और यहाँ हम देख पाते हैं कि उसने अपने घर में एक कमरा सिर्फ इसी काम के लिए रख रखा था, जहाँ पर वो दूसरों के घरों से उठाई हुई छोटी मोटी चीजों को इकट्ठा करके रखा करता था। लेकिन इनमें से कोई भी चीज कीमती नहीं थी। वो तो ये सब कुछ सिर्फ याददाश्त के लिए ही अपने पास रखा करता था। तो अब तक तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि वैसे तो जोंग कोई बुरा आदमी नहीं है, लेकिन दूसरों की जिंदगी में यूं ताक झाक करने की आदत एक बहुत ही खराब बात है। मतलब उसकी हालत तो कुछ ऐसी थी कि रास्ते में आते जाते हुए लोगों को देखकर वो सोचने लगता था कि आखिर ये इंसान अंदर से कैसा होगा, इसकी जिंदगी में क्या चल रहा होगा, और क्या इसका कोई रिलेशनशिप भी होगा। मतलब यही सब फालतूगिरी वाली बातों में अपना दिमाग लगाकर वो अपना टाइम पास किया करता था। फिर एक दिन की बात है, जब वो किसी स्टोर में नूडल्स खा रहा था, तभी उसकी नजर पास खड़ी हुई एक लड़की पर पड़ती है, जो किसी खाने पीने की चीज का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही थी। जोंग के अंदर की चुल्ल जगाने के लिए इतना ही काफी था। उसका मन करता है कि इस लड़की के बारे में और भी ज्यादा जाना जाए, और इसीलिए वो उसको फॉलो करते हुए उसका घर भी देख लेता है। ये घर एक ऐसे इलाके में था जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे थे, और एक तरह से जोंग के लिए तो ये बात अच्छी ही थी। फिर किसी तरह से जोंग इस लड़की की इंस्टाग्राम आईडी पता करके उसको फॉलो करने लगता है, और यहाँ पर वो देख पाता है कि ये लड़की काफी रिच तरह की लाइफस्टाइल जीती है। इसे देखकर तो जोंग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये इतनी अमीर होगी, लेकिन इंस्टाग्राम पे ये फोटोज तो कुछ और ही बता रहे थे। इस लड़की को ज्यादातर एक्सपेंसिव चीजों का ही शौक रहा है, अब चाहे वो पहनने की हो या खाने की। लेकिन इन सब चीजों पर काफी सारे पैसे लौटाने के साथ साथ वो बीच बीच में गरीबों की मदद भी करती रहती थी, और इन चीजों को भी उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर रखा था। इस लड़की का नाम है हान, और ये काफी हद तक एनिमल लवर भी है, जिसने कई बार घायल कुत्ते और बिल्लियों की मदद भी की थी। जोंग के दिमाग में तो ये लड़की अब पूरी तरह से छा चुकी थी, इसीलिए एक महीने तक लगातार उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉलो करते हुए जोंग को अब तक ये तो समझ आ चुका था कि जैसा ये लड़की खुद को सोशल मीडिया पर दिखाती है, वास्तव में ये शायद वैसी नहीं है। और इसीलिए अब वो और भी ज्यादा हान के बारे में जानना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे किसी तरह हान के घर में घुसना होगा। फिर वो किसी तरह एक ट्रांसपेरेंट शीट का जुगाड़ लगा के उसके घर के एंट्रेंस डोर का पासवर्ड पता करने की कोशिश भी करता है, लेकिन काफी सारी कोशिशों के बाद भी उसका ये काम बन नहीं पाता, और हान के घर में ना घुस पाने की वजह से वो अंदर ही अंदर काफी बेचैन हो रहा था। लेकिन फिर एक दिन एक चमत्कार होता है, जब हान खुद चल के जोंग के ऑफिस में आती है। उसको यहाँ देखकर तो जोंग की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन वो किसी तरह अपने जज्बातों को कंट्रोल करता है। हान असल में अपना घर बेचना चाहती थी, और इस काम के लिए उसे जोंग की मदद चाहिए, इसलिए वो यहाँ से जाने से पहले उसे अपने घर की चाबी भी दी जाती है। अब उसके घर की चाबी मिलने के बाद ये बंदा कहाँ मानने वाला था। फिर वो तुरंत ही मौका देखकर उसके घर में घुस जाता है, लेकिन यहाँ पहुंचकर जोंग को कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखती हैं, जैसे कि एक ही तरह की काफी सारी क्रीम्स जिनके डिब्बे अब खाली हो चुके थे। इसके बाद जब वो वॉशरूम में जाता है तो वहाँ उसे काफी सारे बाल और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं, लेकिन इन सब पर वो कुछ खास ध्यान नहीं देता, क्योंकि वैसे भी काफी सारी लड़कियां अपनी रेगुलर लाइफ में ये सब चीजें यूज करती ही हैं। इसके बाद वो रात को अपने घर पहुंचकर हान की एक नई पोस्ट देखता है। इसमें वो बता रही थी कि किस तरह उसने एक घायल बिल्ली का इलाज करवाया, और जब तक ये बिल्ली ठीक नहीं हो जाती तब तक वो इसे अपने पास ही रखेगी। इन बातों के लिए हान के फॉलोअर उसकी तारीफ भी करते हैं और उसे डोनेशन भी देते हैं। जोंग के दिल में अब क्यूरियोसिटी के साथ साथ उसके लिए थोड़ा बहुत प्यार भी जागने लगा था, और इसीलिए वो 2 दिन बाद फिर से उसके घर की तरफ जाने लगता है।
उसका प्लान था यहाँ पहुंचकर कुछ केबल की वायरिंग को ठीक करना, क्योंकि जब लास्ट टाइम वो यहाँ आया था तब उसने यहाँ कुछ खराबी देखी थी। लेकिन इस बार जब वो उसके घर में घुसता है तो यहाँ का नजारा देख उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। वो देखता है कि सामने सोफे पर हान की डेड बॉडी पड़ी है और किसी ने बहुत बेरहमी के साथ उसे चाकू से वार करके मारा था। ये देखकर उसका दिल दहल उठा था। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करके इस बारे में बताना चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो बिना हान से कांटेक्ट किए चोरी छुपे इस घर में घुसा था, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद हान के मर्डर केस में फंस जाए। इसीलिए वो बिना कोई एक्शन लिए चुपचाप वहां से भाग लेता है। लेकिन फिर उसी रात वो 2 नए क्लाइंट को पकड़ता है और उन्हें हान का घर दिखाने के लिए अपने साथ लेकर आता है। असल में वो ये तो चाहता था कि हान के मर्डर के बारे में पुलिस को पता लगे, लेकिन उसे ये भी डर था कि कहीं वो ना फंस जाए। इसीलिए वो कुछ जुगाड़ लगा के इन दोनों लोगों को भी अपने साथ लाया था, ताकि उसका काम भी हो जाए और पुलिस को भी शक ना हो। लेकिन जब इस बार वो इन दोनों लोगों के साथ इस घर के अंदर घुसता है तो यहाँ का नजारा देख उसके होश और भी ज्यादा उड़ जाते हैं। वो देखता है कि हान की डेड बॉडी यहाँ से गायब हो चुकी है और वहाँ सब कुछ इतना साफ सुथरा था जिसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ कुछ घंटों पहले कोई कांड हुआ था। ये देखने के बाद तो टेंशन में उसका दिमाग फटे जा रहा था। वो सोचने लगता है कि क्या वो सब कुछ बस एक सपना था या सच में उसने उस घर के अंदर हान की डेड बॉडी देखी थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जोंग के साथ कोई इस तरह का खेल खेल रहा है। इसके बाद हमें योंगजू नाम की एक लेडी पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसे इस बात का काफी गुस्सा है कि उसे उसकी मेहनत का क्रेडिट नहीं मिलता और इसीलिए वो चाहती थी कि जल्द से जल्द उसके हाथ कोई ऐसा केस लगे जिससे वो अपने आप को साबित कर सके। इधर जोंग अभी भी सदमे में था और फिलहाल वो ये सोच ही रहा था कि क्या उसे पुलिस को वो सब कुछ बताना चाहिए कि तभी अचानक से अपने ऑफिस पहुंचकर उसे वहाँ एक लाल रंग का लिफाफा मिलता है। इसके अंदर कुछ ऐसी फोटोज थीं जिसे देखते ही जोंग की फटके फ्लावर हो जाती है। ये उस समय की फोटोज थी जब जोंग हान के घर में गया था और उसने सोफे पर हान की डेड बॉडी देखी थी। इसमें खून के साथ साथ एक टूटे हुए बाल की भी फोटो थी, जिसे देखकर वो सोचने लगता है कि कहीं ये मेरा ही तो बाल नहीं। इसके बाद उसे फोन पर पता चलता है कि जहाँ पहले उसकी मॉम रहा करती थी वहाँ किसी अजनबी शख्स ने पहुंचकर तोड़फोड़ की है। वहाँ पर जोंग की मरी हुई माँ की अस्थियां भी रखी हुई थी, इसलिए उन्हें लेने के लिए जोंग वहाँ पर जाता है। लेकिन वहाँ से लौटते वक्त कुछ लोग उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश करते हैं, पर सही समय पर कार से बाहर कूदकर वो अपनी जान तो बचा लेता है। लेकिन इसके बाद जब वो पुलिस के पास इसकी रिपोर्ट करने के लिए जाता है तो सीसीटीवी देखने के बाद भी उन लोगों को कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद दिखाया जाता है कि हान की एक फ्रेंड सूजी उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आई हुई है। वो बताती है कि पिछले कुछ दिनों से हान का कुछ अता पता नहीं चल रहा और इसे डर है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी योंगजू को सौंपी जाती है। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों को पता चलता है कि हान अकेले ही रहा करती थी और यहाँ किसी को भी उसकी फैमिली और बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन करते करते एक दिन ये लोग जोंग तक भी पहुंच जाते हैं। पुलिस वालों को लगता है कि जोंग का तो इस मैटर से कुछ खास लेना देना है नहीं, इसलिए वो उससे हान के घर की चाबी लेकर उसके घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि घर का सारा सामान तो यहीं पर है, तो वो छुट्टियां मनाने के लिए तो नहीं गई होगी। लेकिन फिर जब सोफे के नीचे इनको खून दिखाई पड़ता है तो यहाँ से इस मिसिंग केस को एक मर्डर केस का एंगल मिल जाता है। इधर जोंग काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो हमेशा इस सोच में रहता है कि कहीं पुलिस उसे ना उठा ले। इसीलिए वो एक दिन फैसला करता है कि वो खुद भी अपनी तरह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसके बाद जब वो हान का अकाउंट डिटेल में चेक करना शुरू करता है तो वो देखता है कि यहाँ एक लड़की है जो उसकी ज्यादातर पोस्ट पर उसको बुरा भला बोला करती थी और साथ ही साथ ये लड़की अपने लाइव स्ट्रीम पर भी उसे काफी गरियाया करती थी। और यहाँ हम साफ तौर पर देख पाते हैं कि ये असल में वही लड़की है जो हान की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी। जोंग देखता है कि भले ही ये लड़की हान को बुरा भला बोलती हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये भी उसकी फैन थी और काफी हद तक उसके कपड़े और लाइफस्टाइल को फॉलो किया करती थी। फिर थोड़ी बहुत खोजबीन के बाद जोंग उसके घर का एड्रेस ढूंढकर उसके एब्सेंस में वहां पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे कुछ वैसे ही लाल कलर के लिफाफे दिखते हैं जैसा कुछ दिन पहले जोंग को अपने ऑफिस में मिला था। साथ ही साथ उसे यहाँ एक इंस्टाग्राम आईडी भी मिलती है, जिसे चेक करके उसे पता चलता है कि ये कोई लड़का है जिसका नाम ली है। इस लड़के की पोस्ट और कमेंट्स को देखकर पता चलता है कि ये हान का कोई सिरफिरा आशिक है। तो इतना कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद जोंग को लगता है कि जरूर इस लड़के ली और उस लड़की सूजी ने मिलकर ही हान को मारा होगा। फिर इसके बाद जब वो अपने घर आता है तो उसे शक होता है कि शायद कोई यहाँ पहले से मौजूद है। इसी दौरान कोई बाहर से उसका गेट नॉक करने लगता है। वो देखता है कि बाहर एक लाल रंग का लिफाफा रखा हुआ था। फिर वो जैसे ही उसे उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है कि तभी अचानक से घर के अंदर और बाहर के वो दोनों लोग उस पर हमला कर देते हैं। इन दोनों ही लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए वो शुरू में तो इनके चेहरे नहीं देख पाता, लेकिन काफी देर फाइट करने के बाद वो इनमें से एक का हेलमेट उतार देता है और देखता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि हान का सिरफिरा आशिक ली है। फिर किसी तरह वो खुद को इन दोनों से बचाकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पहुंचकर वो पुलिस को अब तक की सारी बात बता देता है। यहाँ सीसीटीवी में भी 2 लोग उसके घर में घुसते हुए दिखाई देते हैं। जोंग कहता है कि इनमें से एक आदमी तो ली है और दूसरी जरूर वो लड़की सूजी होगी और इन दोनों ने मिलकर ही हान को मारा है। लेकिन योंगजू कहती है कि सूजी तो खुद उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आई थी, तो आखिर वो कैसे इस मर्डर केस में शामिल हो सकती है। जोंग कहता है कि वो लड़की बहुत चालाक है
और इसीलिए उसने पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए ही वो सारा ड्रामा किया होगा। जोंग तो यहाँ पूरी तरह से श्योर था कि ली और सूजी ने मिलकर ही हान को मारा होगा, लेकिन पुलिस वालों को इतनी जल्दी उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और इसीलिए आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए योंगजू जोंग के साथ उसके घर पर जाती है। लेकिन वहाँ पहुंचकर ये देखते हैं कि ली को किसी ने मारकर उसे फांसी पर लटका दिया है और वहाँ एक लाल रंग का लिफाफा भी रखा हुआ था जिसके अंदर जोंग के वो फोटोज थे जिस समय वो हान के घर पर था। अब ली की डेड बॉडी और जोंग की इन फोटोज को देखकर तो जाहिर है कि पुलिस का सारा सकब जोंग पर ही जाएगा। लेकिन इससे पहले कि योंगजू उसे गिरफ्तार कर पाती, वो उससे थोड़ी हाथापाई करने के बाद बच के भागने में कामयाब होता है। फिर पुलिस को अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि मरने वाला आदमी ली किसी फोटोशॉप की दुकान पर काम किया करता था और हान की फ्रेंड सूजी ने अपनी एक वीडियो में कहा था कि उसे इस बात का शक है कि जोंग और ली ने मिलकर ही हान को मारा होगा, क्योंकि गायब होने से कुछ दिन पहले हान ने उसे बताया था कि ली और जोंग नाम के ये दो आदमी उसे चोरी छुपे फॉलो किया करते हैं। इधर बेचारा जोंग जो पुलिस से बचते फिर रहा था, वो सोच रहा है कि आखिर मैं इन सब चीजों में कैसे फंस गया। इसके बाद जब उसे कुछ याद आता है तो वो दोबारा अपने वेयर हाउस पे जाकर अपनी माँ की अस्थियों को चेक करता है। इस डिब्बे के अंदर उसे एक चाकू मिलता है जिस पर खून लगा हुआ था। मतलब जाहिर है कि कुछ दिन पहले जो भी उसके घर में घुसा था, इस चाकू को यहाँ छुपाने के लिए ही वो आया था ताकि इस मर्डर केस में जोंग ही पकड़ा जाए। इधर दूसरी तरफ सूजी एक लाइव स्ट्रीम के दौरान जोंग के लिए काफी बुरा भला बोल रही थी, तो इसी बीच जोंग उसके घर में घुस के उसके इस लाइव स्ट्रीम की वाट लगा देता है। इसके बाद जब वो इधर सूजी से पूछताछ कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हान की बहन पुलिस स्टेशन पहुंची है। वो पुलिस को बताती है कि उसकी बहन एक बहुत बड़ी वाली साइको थी। इधर जोंग के काफी ज्यादा डराने के बाद आखिरकार सूजी उसके सामने सच बोलने पर मजबूर हो जाती है। सूजी कहती है कि मैंने वो सब कुछ असल में हान के कहने पर ही किया था। उसने मुझे कहा था कि मैं उसकी पोस्ट पर गलत सलत कमेंट करूं और अपनी लाइव स्ट्रीम में जानबूझकर उसे गालियां दूं। इसके बदले में हान मुझे ठीक ठाक पैसे भी दिया करती थी और जाहिर है कि ये सब कुछ करने के पीछे एक ही कारण था कि वो लोगों की सिंपैथी पाना चाहती थी ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर और डोनेशन मिल सके। फिर जोंग को वहाँ वही लाल रंग का लिफाफा दिखाई देता है तो सूजी उसे बताती है कि हान हमेशा इसी के अंदर रख के पैसे दिया करती थी। अब ये सुनने के बाद तो जोंग के दिमाग की बत्ती जलने लगती है। वो समझ जाता है कि ये सब कुछ असल में हान की ही चाल है। उसे याद आता है कि उस दिन उसके घर में जिन दो लोगों ने हमला किया था उनमें से एक तो ली था और दूसरी की स्मेल काफी हद तक वैसी थी जैसी महक उसे हान के घर पर आया करती थी। वो समझ जाता है कि हान अभी जिंदा है और मुझे फंसाने के लिए ही उसने ये सारा नाटक रचा है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि सूजी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं। उसने तो बस चंद पैसों के लिए ही कुछ छोटे मोटे झूठ बोले थे। इसके बाद यहाँ फ्लैशबैक में हान की पूरी कहानी दिखाई जाती है कि किस तरह कुछ पैसों के लिए उसने अपने सगे भाई को बेच दिया था। फिर और ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो शहर आकर पब एंड बार में काम करने लगी। इसके बाद उसने अपने चेहरे की सर्जरी कराकर सोशल मीडिया पर फेमस होने की कोशिश भी की, लेकिन इन सब के बावजूद उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुल मिलाकर हान उस समय तक अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे और फेम चाहिए था जो अब तक उसे मिल नहीं पाया था। फिर एक दिन उसने सुसाइड करने का फैसला लिया, लेकिन इससे पहले उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना दुनिया के सामने झूठ बोलकर अपने आप को एक नए तरह से पेश किया जाए। और इसके बाद उसने नए नाम से एक नई आईडी बनाई और वहाँ भर भर के झूठी बातें पोस्ट किया करती थी, जैसे कि वो कितनी अच्छी है, लोगों की कितनी मदद करती है और जानवरों के लिए उसके दिल में कितनी हमदर्दी है। उसके इन्हीं सब झूठ की बदौलत उसके फॉलोअर्स काफी बढ़ते चले गए और कुछ ही दिनों के अंदर उसे फेम के साथ साथ पैसे भी मिलने लगे। यहाँ सबसे कमाल की बात तो यह है कि जिस बिल्ली की उसने मदद की थी, हान ने ही पहले उसके पैर तोड़े थे और फिर लोगों की सिंपैथी पाने के लिए उसका इलाज करवाया। ऐसे ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसने एक दिन नोटिस किया कि चोरी छुपे जोंग उसका पीछा किया करता है। उसे इस बात का डर था कि कहीं जोंग को उसकी असलियत पता तो नहीं चल गई कि किस तरह वो लोगों की सिंपैथी पाने के लिए उन्हें बेवकूफ बनाया करती है, और इसीलिए उसने जोंग को अपनी जाल में फंसाने का फैसला किया। इसी वजह से वो जानबूझकर जोंग से मिलने गई और फिर घर बेचने के बहाने उसे अपने घर की चाबियां दे दी। हान को ली के बारे में तो पहले से ही पता था कि ये एक लड़का है जो काफी पहले से ही मेरे पीछे पड़ा है, तो वो अपने इस प्लान में ली को भी शामिल कर लेती है। अपने घर पर मौत का वो पूरा ड्रामा उसने ली के साथ ही मिलकर रचा था और इसके लिए उसने अपना थोड़ा सा ब्लड निकालकर अपने घर के सोफे के नीचे और उस चाकू के ऊपर लगाकर उसे जोंग की मदर की अस्थियों के अंदर छुपा दिया। हान का प्लान असल में मर्डर का नहीं था, वो तो लोगों को बस यही दिखाना चाहते थे कि उसे किसी ने किडनैप किया है और इस पूरे प्लानिंग में ली ने उसका हमेशा साथ दिया है। लेकिन फिर जब जोंग के घर पे उसने ली का फेस देख लिया तो वो समझ जाती है कि उसे ली को भी मारना होगा। और ली बेचारा तो उसके प्यार में इस कदर पागल था कि उसे तो इस बात का पता भी नहीं लगा कि कब वो ठंडे ठंडे में ऊपर निकल गया। इसके बाद दिखाया जाता है कि पुलिस को किसी गुमनाम आदमी का फोन आया है जिसने इनको जोंग के वेयर हाउस का एड्रेस देते हुए कहा है कि इसी जगह पे हान को बंधक बना के रखा गया है। इधर जोंग को भी ये समझ आ चुका था कि हान इस समय कहाँ छुपी होगी। फिर वो जैसे ही अपने वेयर हाउस पहुंचता है कि अचानक से ही हान उस पर हमला कर देती है। ये लड़की इतनी चालाक है कि पहले ही इसने अपने पैरों को बांध रखा था ताकि जब अचानक से पुलिस यहाँ पर आए तो उन्हें ऐसा लगे कि जोंग ने उसे किडनैप किया है।
और होता भी ठीक ऐसा ही है। पुलिस के यहाँ आते ही जोंग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है। हान को यहाँ से निकालकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है और इसके बाद वो फिर से अपना वही पुराना ड्रामा चालू कर देती है कि किस तरह वो बड़ी बहादुरी से मौत को मात देकर यहाँ वापस आई है। लेकिन इधर पुलिस ऑफिसर योंगजू को उस पर शक होने लगा था और इसी बीच जोंग उसे कॉल करके कहता है कि मैं आपको इस केस से जुड़ी हुई सारी बातें सच सच बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे गिरफ्तार करने के बजाय सच्चाई सामने लाने में आप मेरी मदद करो। योंगजू को भी उसकी बातों पर हल्का फुल्का यकीन था, इसलिए वो मान जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हान अपने घर पहुंची है, लेकिन यहाँ पहुंचकर उसे एक सरप्राइज मिलता है। यहाँ पर ठीक वैसा ही लाल रंग का लिफाफा रखा हुआ था जैसा अक्सर वो दूसरों के लिए छोड़ा करती थी। ये लिफाफा उसके लिए जोंग ने यहाँ छोड़ा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जोंग के पास भी उसके खिलाफ कुछ सबूत हैं, तो अगर वो नहीं चाहती कि उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आए तो कल्ले में जोंग के घर पर आकर उससे मिले। हान को भी इस बात का डाउट था कि शायद इस पूरी प्लानिंग में उससे कोई गलती हो गई हो और इसीलिए वो चोरी छुपे जोंग से मिलने उसके घर पर जाती है। जोंग उससे कहता है कि तुम तो बहुत बड़ी वाली शातिर निकली। मैं जब पहली बार तुम्हारे घर में घुसा था तभी मुझे तुम पर डाउट हो चुका था। तुम्हारे पास तो काफी सारे डॉग्स हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो कम होने लगे। बताओ तुमने उनके साथ क्या किया। और अब आखिरकार हान अपनी सच्चाई अपने मुंह से ही बोलना शुरू कर देती है। वो बताती है कि किस तरह लोगों की सिंपैथी पाने के लिए पहले उसने उन डॉग्स को अडॉप्ट किया, लेकिन बाद में जब वो उनका ख्याल नहीं रख पाई तो उन्हें जहर देकर मार दिया। डॉग के अलावा कई सारी बिल्लियों के साथ भी उसने ऐसा ही किया था। इसके बाद वो जोंग को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। हान की नजर यहाँ एक कैमरे पर पड़ती है जिसमें कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। फिर जोंग उससे कहता है कि तुमने सिर्फ जानवरों को ही नहीं बल्कि तुम इंसानों की भी जान ले चुकी हो। फिर हान कहती है कि ली को तो मुझे मजबूरी में मारना पड़ा। अगर उस दिन तुमने उसका चेहरा नहीं देखा होता तो शायद मैं उसे नहीं मारती। जोंग कहता है कि इससे पहले भी तुमने बार में काम करते समय वहाँ काम करने वाली अपनी एक कलीग को भी मारा था। हान कहती है कि हाँ, मैंने उसे मारा था क्योंकि वो मेरे कस्टमर्स खराब कर रही थी। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पुलिस को एक जंगल में वो सारी डेड बॉडीज मिल चुकी हैं। इस जगह का पता योंगजू को जोंग ने ही दिया था, क्योंकि पहले कभी वो कई बार हान का पीछा करते हुए इस जगह पर भी आया था। यानी कि जोंग ने पुलिस के सामने हान के इस खूनी खेल का पर्दाफाश कर दिया था, इससे पहले कि हान उसे जान से मार पाती। योंगजू अपनी पुलिस टीम के साथ यहाँ पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। हान के साथ साथ यहाँ जोंग को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद यहाँ से 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जोंग अभी अभी जेल से रिहा हुआ है। बाहर आकर वो पुलिस ऑफिसर योंगजू का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर आपने मेरी बात पर भरोसा ना किया होता तो शायद मुझे कभी इंसाफ नहीं मिल पाता। योंगजू कहती है कि तुम ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। भले ही तुमने किसी का मर्डर ना किया हो, लेकिन तुम्हारी भी काफी सारी गलतियां थी। किसी की भी जिंदगी में ये चोरी छुपे ताका झाकी करना और लोगों के घर में ये चोरी छुपे घुसना भी एक बड़ा क्राइम है। तो इस पूरे केस में कभी भी खुद को एक विक्टिम की तरह नहीं बल्कि एक कल्प्रिट की तरह ही देखना। जोंग को भी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था और फिर वो योंगजू से वादा करता है कि फ्यूचर में कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करेगा और आगे से दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करने के बारे में वो सोचेगा भी नहीं। और ऐसे ही हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है।